डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेम की लेसन भी आपका सेकंड और वीडियो भी आपकी आज सेकंड ही है। सब कुछ सेकंड है आज आपका। आज आपको ध्यान है, आपकी गूगल मीटिंग भी हुई थी, उसमें कम बच्चे आए, बहुत ही ठीक बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने क्वेरी लें, अपने क्वेश्चंस पूछें, कोई परेशानी आ रही है वो भी पूछें और अटेंडेंस जरूर लगवाएं। तो आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष के चरण पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या कारण थे। आपको ध्यान है, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल शासक, प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट शासक, तीन शक्तियों के बीच में चला था और 2 शताब्दियों तक ये चला, 200 वर्षों तक लगभग, और पीढ़ी दर पीढ़ियों तक ये चलता रहा और आगे बढ़ता गया। कई परिवर्तन इस सारे में जब ये चलता है तो कई परिवर्तन आते हैं, कभी कोई जीत जाता है, कभी गठबंधन बनता है, नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर ये जो परिवर्तन आते हैं, इनको समझने हेतु, इसको आधार बनाने हेतु हमने इसको चरणों में बांट दिया और वो 6 चरण में हम इसको समझेंगे। तो पहला जो चरण है आपका वो क्या है? बड़ा सरल है। आप शासकों की तरफ ध्यान दीजिए, कौन किस वंश का शासक है, किसने किसको पराजित किया। ज्यादा मतलब आप छठा चरण तो बिल्कुल ही सरल है। पहले 5 चरणों में 2 चरण विशेष रूप से पाल शासकों के होते हैं, फिर प्रतिहार के होते हैं, 1 चरण राष्ट्रकूट का भी रहता है, लेकिन राष्ट्रकूट ज्यादा प्रभाव स्थापित नहीं कर पाते। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले चरण की जो शुरुआत है वो किससे होती है? ध्यान रखें, वत्सराज जो है वो प्रतिहार वंश का है और धर्मपाल जो है पाल वंश से है। पाल लगा मिलेगा आमतौर पर, एक आधा एक्सेप्शन भी मिलेगा। और ध्रुव जो शासक है वो राष्ट्रकूट वंश से है। ये 3 लोग इसमें रहने वाले हैं। और इस समय कन्नौज का जो शासक होता है वो होता है, यह हम पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा, इंद्रायुध। हमने जब शासकों के वंशों के परिचय किए थे तब ये सब शासकों के नाम आए थे। तो ये जो शासक है वो वत्स राज द्वारा, प्रतिहार शासक द्वारा पराजित हो जाता है, पराजित कर दिया जाता है इंद्रायुध। तो इंद्रायुध पाल का सहयोगी था। पाल मतलब इस समय धर्मपाल था, तो धर्मपाल का सहयोगी था, मतलब इसकी अधीनता कुल मिलाकर मानने हुआ था। तो इसलिए इस पाल शासक और वत्सराज में, क्योंकि वत्सराज ने इसको हरा दिया था, तो अब इसको इसकी रक्षा के लिए आना पड़ेगा धर्मपाल को, कन्नौज की रक्षा के लिए। तो इसलिए धर्मपाल और वत्सराज में क्या होता है, फिर संघर्ष होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में वत्सराज और धर्मपाल में युद्ध होता है, तो धर्मपाल जो है पराजित हो जाता है। कौन पराजित होता है इसमें? धर्मपाल पराजित हो जाता है। तो जीता कौन? वत्सराज। अभी तक जीत में है वत्सराज। इसी बीच ध्रुव ने, राष्ट्रकूट जो शासक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्रुव ने आक्रमण कर दिया और जो वत्सराज जीता था उसको भी इसने हरा दिया, पराजित कर दिया और सजा दे दी। किसको सजा दी? इस इंद्रायुध को सजा दे दी कि भाई तुमने ठीक नहीं किया, और धन ले लिया उससे। तो अब धर्मपाल एक बार अलग हो चुका था। अब वत्सराज और राष्ट्रकूट में लड़ाई थी, ध्रुव में लड़ाई थी, तो इसमें राष्ट्रकूट जीत चुके थे। लेकिन अब जब राष्ट्रकूट तो धन लूट के वापस चले जाते थे, दक्षिण में चले जाते थे, इनका तो उत्तर में राज्य था नहीं पूरी तरह से स्थापित। तो अब धर्मपाल ने क्या किया? धर्मपाल ने इंद्रायुध को जो है गद्दी से उतार दिया, उतार कर चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया, चक्रायुध को शासक बना दिया कन्नौज का। तो अब फिर ध्रुव ने जो है देखा कि ये तो गलत हो गया, तो ध्रुव ने धर्मपाल को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। तो इसी बीच में ध्रुव की मृत्यु हो जाती है और लाभ फिर कौन उठाते हैं? पाल शासक। पुनः वो चक्रायुध को शासक बना देते हैं, क्योंकि राष्ट्रकूट तो धन लेकर लौट गए थे, फिर वही स्थिति थी इनकी। तो कुल मिलाकर धर्मपाल ने दोबारा से प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, क्योंकि वो चक्रायुध को गद्दी पर बिठाने में सफल हो गया था। तो कुल मिलाकर ये जो पक्ष है इसमें कौन हैवी रहे? पाल। परिस्थितिवश, वैसे तो राष्ट्रकूट ही जीते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उसमें हैवी कौन हो गए? आपके पाल शासक। दूसरा चरण शुरू करते हैं।
अब ध्रुव के बाद अब शासक बदलते रहेंगे मृत्यु के कारण से, अन्य कारणों से। तो गोविंद तृतीय शासक बन जाते हैं, किस वंश से हैं? राष्ट्रकूट से। और धर्मपाल से ये संतुष्ट होते हैं क्योंकि इन्होंने चक्रायुध को शासक बना दिया था। तो इससे नाराज होकर जो है इससे सोचा जाता है कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान वत्सराज के बाद, पहले प्रतिहार शासक वत्सराज थे और इसके बाद कौन बन जाते हैं? नागभट्ट द्वितीय, ये प्रतिहार शासक बन जाते हैं। इन्होंने कन्नौज को छीन लिया। किससे छीन लिया? चक्रायुध से। उसने 20 सर्वप्रथम कन्नौज के शासक चक्रायुध से छीन लिया। तत्पश्चात मुंगेर के क्षेत्र में धर्मपाल को पराजित कर उसका साम्राज्य बंगाल बिहार तक सीमित कर दिया। और इसको भी पराजित कर दिया किसने? वत्स। अब चल रहा है आपका नागभट्ट। नागभट्ट जो है विशेष रूप से चल रहा है। नागभट्ट ने कन्नौज छीना, धर्मपाल को पराजित कर दिया। उधर जो ये गोविंद तृतीय है, उत्तर भारत के अभियान की ओर जो है सोचने लगता है कि उत्तर भारत की ओर अभियान किया जाए, जीता जाए, धन लिया जाए। लेकिन इस बार वो समझदारी से काम लेता है। समझदारी से काम लेकर वो धर्मपाल से अस्थायी समझौता कर लेता है, एक एक से लड़ा जाए, दोनों से नहीं। तो उन्होंने प्रतिहार को पराजित कर दिया। धर्मपाल को कहा कि आप तटस्थ रहो और मैं इसको जो है मारता पीटता हूं, जो भी है। तो इनको पराजित कर देते हैं। तो लेकिन इसी बीच फिर वही परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां क्या हो जाती है? दक्षिण में अशांति फैल जाती है, विद्रोह हो जाता है। तो इनको वापस लौटकर जाना पड़ता है, किसको? राष्ट्रकूट को। तो लाभ फिर, क्योंकि पाल आराम से बैठा था, उसकी शक्ति का कुछ बिगड़ा नहीं था, तो लाभ फिर पालों को हुआ। क्योंकि इस समय तक प्रतिहार जो शासक था, क्योंकि उसको इंद्र तृतीय ने हरा दिया था, तो वो कमजोर हो गया था। तो उस कमजोरी का लाभ पालों ने उठाया और इसके बाद देवपाल जो है, पाल शासकों में देवपाल शासक बन जाते हैं। धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। तो ये शासक बदल गए। तो इस बार भी कौन हैवी रहे? पाल। तो ये काल भी पाल का नाम, ये भी पाल के नाम। लेकिन दोनों ही विशेष रूप से परिस्थिति जन्य लाभ था ये, न कि इन्होंने धक्के से जो है कोई लाभ कमाया था। अब फिर तृतीय चरण आता है। तो पाल मजबूत थे, 2 चरणों में हम पढ़ चुके हैं। और प्रतिहार शासक जो रामभद्र थे वो कमजोर थे। नागभट्ट, अब आप देखेंगे कि नागभट्ट के बाद कौन बना शासक? रामभद्र। तीसरा शासक आ गया वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र। ठीक है। और उधर से धर्मपाल, देवपाल। और उधर से आपका जो है, अगर हम बात करें, ये पाल की बात की, राष्ट्रकूट की बात की हमने, और इधर से राष्ट्रकूट में हमने बात की। तो पहले जो शासक आए वो आपके थे ध्रुव, और फिर थे इंद्र तृतीय, और इसके बाद जो शासक आए वो आगे अमोघ वर्ष। तो तीसरे शासक ये हैं इसके, थर्ड। तो रामभद्र कमजोर हो गया, विद्रोह हो रहे थे साथ में, तो राज्य में ये प्रतिहार शासक है, न इसे प्रशासन संभल रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो पाल मजबूत थे, ये बिल्कुल कमजोर था। अमोघ वर्ष, इस दौरान अमोघ वर्ष वैसे तो शक्तिशाली शासक था, लेकिन वो अपने राज्य में ही ज्यादा व्यस्त था, राज्य को ठीक करने में ध्यान नहीं दे इसका उत्तर भारत की ओर, कन्नौज की ओर। तो देवपाल ने उस कमजोर रामभद्र को फिर पराजित कर दिया। फिर इसके बाद मिहिर भोज शासक बनते हैं, मिहिर भोज को भी पराजित कर दिया। ये मिहिर भोज किसके शासक है? प्रतिहार के ही है ये भी। तो प्रतिहार के चौथे शासक आ गए रामभद्र के बाद मिहिर भोज, इसको भी पराजित कर दिया। लेकिन अब फिर परिस्थितियां बदलती हैं। अब पाल शासकों में विग्रह पाल और नारायण पाल राज्य को नहीं बचा पाते, राज्य कमजोर होता जाता है, राज्य को नहीं संभाल पाते। आखिर में अमोघ वर्ष इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, अमोघ वर्ष आक्रमण कर देता है। फिर लाभ किसको मिलता है? मिहिर भोज को। अब की बारी परिस्थितियों का लाभ मिला प्रतिहार शासक को। उसने पालों को सीमित कर दिया, इस सारे से पाल जो है सीमित हो गए। कुछ तो अपने कारण से ही हुए, कुछ इस मिहिर भोज ने कर दिया। अमोघ वर्ष का आक्रमण जो है सह नहीं पाए, और आखिर में मिहिर भोज ने राजधानी बना दिया, किसको? कन्नौज को। और तो इस बार पलड़ा जो है वो प्रतिहार का भारी रहा। अब प्रतिहारों की तोती बोल रही थी, मतलब वो शक्तिशाली हो गए थे, उनका साम्राज्य बढ़ रहा था। तो मिहिर भोज ने जो है खूब विस्तार किया। मिहिर भोज प्रतिहार शासक ही है, राज्य का विस्तार कर रहा था।
नारायण पाल से उसने क्षेत्र छीन लिया था, सीमित कर दिया था बहुत ही, और कृष्ण द्वितीय को भी उसने पराजित कर दिया था। कृष्ण द्वितीय कौन थे? ये थे आपके राष्ट्रकूट शासक। तो कुल मिलाकर सबसे शक्तिशाली शासक ये प्रतिहार इस समय थे चौथे चरण में। लेकिन महेंद्रपाल जो महेंद्रपाल इसके बाद शासक बनता है मिहिर भोज के बाद, तो उसने खूब राज्य का प्रभाव विस्तार जो है वो बढ़ाया। लगभग संघर्ष समाप्ति हो गया था ऐसा लग रहा था, क्योंकि इस बार शक्तिशाली कौन थे? सारा मामला फिर प्रतिहार के पक्ष में ही रहता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कोई आक्रमण कर ही नहीं रहा था, तो यही जीत रहे थे। तो 2 चरण पाल के, 2 प्रतिहार के। अब करवट लेता है 5वां चरण। 5वें चरण में क्या करवट आती है? महेंद्रपाल की मृत्यु हो जाती है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल की मृत्यु हो जाती है। पाल है, इसका मतलब ये ना समझे कि ये पाल वंश से है। और महिपाल इसके बाद जो शासक बनता है वो कम योग्य था। अब ये भी पाल है, लेकिन ये प्रतिहार शासक है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब इंद्र तृतीय उत्तर भारत की ओर ध्यान देता है और महिपाल को जो है पराजित कर देता है, और महिपाल इस समय राजधानी छोड़कर भाग जाता है। तो इस समय राष्ट्रकूटों ने राजधानी को खूब लूटा, खूब लाभ जो है कमाया। पाल इस सारे का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि वो खुद कमजोर हो चुके थे। उनके राज्य में विद्रोह हो रहे थे, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य पनप रहे थे। तो आखिर में महिपाल, कुल मिलाकर पाल तो गायब ही हैं सारे मामले में। तो महिपाल जो कि प्रतिहार शासक, उसने चंदेलों से मित्रता कर ली, लेकिन ज्यादा लाभ वो नहीं उठा पाए। वापस फिर भी राष्ट्रकूट ही जो है मतलब रहे, इस सारे में आगे रहे, क्योंकि जब तक राष्ट्रकूट वापस जा चुके थे, जब तक ये आए, जब तक, क्योंकि इनका तो मुख्य वही धन लूटना उद्देश्य होता था, तो कोई ज्यादा जो है इससे लाभ इनको नहीं हुआ। कुल मिलाकर उनकी शक्ति साबित हो चुकी थी किसकी? राष्ट्रकूट की। तो ये चरण किसके नाम हो गया? राष्ट्रकूट के। तो 2 चरण पाल के नाम, 2 प्रतिहार के, 1 राष्ट्रकूट का। छठा चरण कोई नहीं था, कोई युद्ध ही नहीं हुआ। तीनों वंश अवनति की ओर जा रहे थे, क्योंकि संघर्ष ने इनको तोड़ दिया था। इनकी शक्ति काफी हानि हो चुकी थी, इनकी शक्ति की। इंद्र तृतीय हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा था। ये अब इंद्र तृतीय कौन है? ये राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट वंश से है। महिपाल जो प्रतिहार है उसको लगा कि भाई अपने राज्य तक ही सीमित रहा जाए, यही उसको उचित लगा, और प्रतिहार पतन हो रहा था। हालांकि इस पतन के बावजूद भी वो दबाव बनाए रहे थे, बिना युद्ध के वो स्वामी बने रहे, किसके? कन्नौज के। तो कुल मिलाकर कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई ऐसा निर्णय वाली बात नहीं हुई। ये धीरे धीरे अपनी शक्तियों से खुद ही तबाह हुए, और छठा चरण बिना युद्ध का रहा। तो ये संघर्ष के चरण हैं, बड़ा सरल है, आप इसको समझेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। शासकों के नाम भी, घटनाएं भी मुझे भी याद हो गई हैं। मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन मुझे अब बहुत आसान लगने लगा है ये, आज जब मैंने इसको ध्यान से 1 ही बार पढ़ा है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का महत्व, तो अब हम पढ़ आए हैं कि किन किन वंशों ने 150 वर्ष तक संघर्ष में भूमिका निभाई, 6 चरण रहे, ठीक है, कि संपूर्ण शक्ति लगाई। कोई भी वंश अपने को अन्य की तुलना में श्रेष्ठ साबित नहीं कर पाया। कभी एक समय था पाल व प्रतिहार दोनों एक साथ राज करने की सोचते थे, लेकिन जब भी इनका आमने सामने युद्ध हुआ तो अधिकतर समय प्रतिहार भारी रहे। लेकिन जब भी निर्णय प्रतिहारों के पक्ष में आता तो राष्ट्रकूट बीच में कूद पड़ते और वो प्रतिहारों की शक्ति को कमजोर कर जाते। लेकिन राष्ट्रकूटों के लिए संभव नहीं था कि वो यहाँ पूरी तरह से यहीं रहे, क्योंकि उनके दूरी बहुत पड़ती थी दक्षिण से, तो इसलिए उनको दक्षिण में वापस जाना पड़ता था। तो वो यहाँ स्थायी रूप से रह नहीं सकते, तो वो धन ले जाते और वापस चले जाते। तो सीधे शब्दों में उन्होंने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की बजाय अशांति ही बनाई। कन्नौज पर प्रतिहारों के, ये पहला बिंदु, कन्नौज पर प्रतिहारों के संघर्ष तो अवश्य समाप्त हो गया, लेकिन कन्नौज का महत्व कम नहीं हुआ। प्रतिहारों से सत्ता गहड़वालों ने छीन ली और अपनी राजधानी उस समय तक रखी जब तक मोहम्मद गोरी द्वारा अंतिम गहड़वाल शासक जयचंद को युद्ध के मैदान में पराजित नहीं किया गया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य स्थापित हुआ और कन्नौज का स्थान किसने ले लिया? दिल्ली ने ले लिया। अब दिल्ली केंद्र में हो गई थी। कुल मिलाकर गहड़वालों पर सत्ता गई, आगे आगे जो प्रभाव हो चला। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इन तीनों शक्तियों का महत्व लगभग समाप्त हो गया था। अनेक सामंती राज्यों का उदय हो चुका था, जिनमें परमार, चंदेल, चालुक्य, चहमान, चोल, नेपाल, कश्मीर, कामरूप, उत्कल, गंगवाड़ी इत्यादि क्षेत्रीय राज्य थे और 1200 तक इन्होंने एक अलग तरह की भूमिका निभाई।
तो कुल मिलाकर सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह वर्चस्व की लड़ाई सर्वोच्चता प्रमाणित करने व आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर शुरू हुई और तीनों शक्तियों के लिए घातक हुआ। इससे भारत में क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ, केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी, जिसका लाभ बाद में तुर्क अरब जो भी आक्रमणकारी आए उनने उठाया। आपसी फूट व कमजोर सैन्य व्यवस्था ने दिल्ली सल्तनत को भारत के राजनीतिक पटल पर स्थापित कर दिया। तो वो अगले लेसनों में, अगले पाठों में हम पढ़ेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत आई, कैसे तुर्कों के आक्रमण हुए। इस पाठ में जो हमने शुरुआत की थी, आपको ध्यान होगा, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में पढ़ना था हमने। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगली वीडियो में वो होगा चोल वंश। तो ये महत्व मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको आप ध्यान से रोक रोक के या तो समझ लें और इसको नोट कर लें। तो क्योंकि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जब कॉलेज शुरू हुआ था तो 88 बच्चे थे, तो अगर आप और अब आप जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को जो किताब चाहिए है वो 30 ही बच्चे हैं लगभग। तो 88 बच्चों में से आप 30 बच्चे किताब ले सकते हैं पुरानी इनसे पढ़ने के लिए। तो बहुत आसान है कि गांव की गांव में आपकी व्यवस्था हो जाएगी, अगर आप करना तो चाहेंगे। तो नहीं करना चाहें तो अलग बात है। तो चोल वंश पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम, तब देखेंगे चोल वंश के बारे में, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे शासक रहे और क्या इनकी उपलब्धियां थी, कैसा शासन था, प्रशासन था, कला थी। और फिर जो काल इसमें बता रखा आपका 750 से लेके 1200 ईस्वी तक का, उस काल में राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी रही, इनके ऊपर भी कई और बड़ा क्वेश्चन आता है। और फिर सामंतवाद और इसकी विशेषताएं। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आपका ये पाठ जो है थोड़ा बड़ा है। और फिर राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भी आता है, तो ये हम पढ़ेंगे तो ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा।